नमस्कार। और आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने आज विज्ञान, तकनीक, पुरस्कार, वैश्विक रैंकिंग और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल, काफी कुछ है आज चर्चा के लिए। हमारा मकसद है, जैसा हमेशा होता है, इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारियां हैं, जो मुख्य विचार हैं, उन्हें निकालें। हाँ, ताकि कम समय में गहरी समझ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं क्या खास है। जरूर। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से, हमारे अपने सौर मंडल से। ये जानकारी है कि अब सबसे ज्यादा चांद बृहस्पति के पास नहीं है। हाँ, ये हाल ही में बदला है। अब शनि ग्रह आगे निकल गया है। अच्छा, कितने हो गए हैं शनि के पास? ताज़ा गिनती के हिसाब से शनि के पास 274 पुष्ट चंद्रमा है, मतलब कंफर्म्ड मून्स। 274? ये तो काफी ज्यादा है। बृहस्पति पीछे रह गया। हाँ, बृहस्पति अब दूसरे नंबर पर है। और ये संख्याएं मतलब बदलती रहती हैं जैसे जैसे हमारी खोज की क्षमता बढ़ती है। सही बात है। बेहतर टेलीस्कोप, नई तकनीक। बिल्कुल। और हर नया चांद हमें ग्रहों के बनने के बारे में, उनके इतिहास के बारे में कुछ सिखाता है। वैसे शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन है और बृहस्पति का गैनेमिड। और शनि का घनत्व भी सबसे कम है शायद। हाँ, इतना कम कि अगर कोई बहुत बड़ा महासागर होता तो उस पर तैर सकता। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है तो अच्छा, अब भारत की बात करते हैं। विज्ञान और तकनीक में यहाँ क्या चल रहा है? डीआरडीओ का जिक्र है। हाँ, डीआरडीओ ने, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, स्क्रैमजेट इंजन कंबस्टर का सफल जमीनी परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट, ये वही है जो बहुत तेज रफ्तार के लिए होता है? हाँ, बिल्कुल, हाइपरसोनिक गति के लिए। और ये परीक्षण 1000 सेकंड से ज्यादा देर तक चला। 1000 सेकंड, ये तो काफी अहम है। बहुत अहम है। ये भविष्य में हाइपरसोनिक यात्रा, शायद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, इन सब के लिए एक बड़ा कदम है। और रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कुछ है। एक माइन का जिक्र है। हाँ, MIGM, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ये डीआरडीओ ने नौसेना के साथ मिलकर बनाई है और इसका सफल परीक्षण हुआ है। ये स्वदेशी है? पूरी तरह स्वदेशी। ये पानी के नीचे जहाजों का पता लगा सकती है, उनके चुंबकीय, ध्वनिक मतलब आवाज और दबाव संकेतों से। मल्टी इन्फ्लुएंस इसीलिए। बिल्कुल। और साथ ही नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का भी पोखरण में सफल परीक्षण हुआ है। नाग MK2, इसकी क्या खासियत है? ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। मतलब एक बार लॉन्च कर दिया तो ये खुद ही टारगेट तक पहुंचती है और इसकी रेंज करीब 7 से 10 किलोमीटर है। तो ये दोनों MIGM और नाग MK2 स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हैं। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये। अच्छा, सिर्फ हवा और जमीन नहीं, भारत अब समुद्र की गहराइयों में भी उतर रहा है। समुद्रयान मिशन। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है। इसके तहत भारत ने अपना पहला मानवयुक्त पनडुब्बी लॉन्च किया है, मत्स्य 6000। मानवयुक्त? तो इसमें इंसान जाएंगे? हाँ, लक्ष्य है 2026 के अंत तक 3 लोगों को हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना। 6000 मीटर? वहां क्या करेंगे? गहरे समुद्र की खोज, वहां जो संसाधन है जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जिनमें कई धातुएं होती हैं, उनके खनन की संभावनाओं को टटोलना। ये भारत की ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा है। दिलचस्प है। अब वापस अंतरिक्ष पर आते हैं। इसरो तो लगातार सक्रिय है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी कुछ किया है। हाँ, इसरो ने ESA के प्रोबा 3 मिशन को अपने PSLV C59 रॉकेट से लॉन्च किया। प्रोबा 3 क्या करेगा? ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। कोरोना सूर्य का बाहरी धुंधला वायुमंडल होता है जिसका अध्ययन करना मुश्किल है। अच्छा, और इसके बाद एक और मिशन है, PSLV C60 स्पाडेक्स। इसमें क्या खास है? स्पाडेक्स बहुत ही अहम मिशन होने वाला है। इसमें 2 छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में एक दूसरे से जुड़ेंगे, मतलब डॉकिंग करेंगे और फिर अलग होंगे, अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग अंतरिक्ष में? हाँ, अगर ये सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। इसका क्या फायदा होगा? भविष्य में बहुत फायदे हैं, जैसे स्पेस स्टेशन बनाना हो या किसी सैटेलाइट की मरम्मत करनी हो या उसमें ईंधन भरना हो। ये सब तकनीकों के लिए ये क्षमता जरूरी है। सही है। और भारत का अपना सौर मिशन आदित्य L1,
वो भी काम कर रहा है? हाँ, आदित्य L1 ने हाल ही में एक सौर ज्वाला मतलब सोलर फ्लेयर में एक कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। कर्नल? हाँ, कर्नेल मतलब एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद चमकदार हिस्सा। ओह, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे शायद ये समझने में मदद मिले कि सौर ज्वालाओं में ऊर्जा कैसे और कहाँ से निकलती है। और ISRO जापान के साथ भी मिलकर कुछ कर रहा है, चंद्रयान 5? हाँ, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन की तैयारी चल रही है। लूपेक्स, ये कहाँ जाएगा? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा, वहां पानी या बर्फ जैसे वाष्पशील पदार्थों की खोज करेगा। दक्षिणी ध्रुव, फिर से ये अहम क्यों है इतना? क्योंकि भविष्य में अगर चांद पर इंसान बसते हैं तो पानी सबसे जरूरी संसाधन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर इसके मिलने की संभावना ज्यादा है। समझ गया। तो ASA, JAXA, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अब स्पेस साइंस में एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। निजी क्षेत्र का ही जिक्र है, ध्रुवा स्पेस? हाँ, हैदराबाद की कंपनी है ध्रुवा स्पेस। इन्होंने एस्ट्रोव्यू नाम से कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस शुरू की है। और एक स्पेस किड्स इंडिया का शक्ति सैट मिशन भी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसका लक्ष्य है 108 देशों की करीब 12,000 लड़कियों को स्पेस टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना और इसे चंद्रयान 4 के साथ लॉन्च करने का इरादा है। वाह, ये तो कमाल की पहल है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे निजी कंपनियां और ऐसे संगठन भारत के स्पेस इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया भर में देखें तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन चांद पर उतरा है, नासा के पेलोड लेकर। हाँ, ये कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम का हिस्सा है। नासा निजी कंपनियों के जरिए अपने उपकरण चांद पर भेज रहा है। और नासा का एक और बड़ा टेलीस्कोप आने वाला है, स्फेरिक्स। हाँ, स्फेरिक्स, ये बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसे समझने की कोशिश करेगा। इसके लिए ये 2 साल में 45 करोड़ गैलेक्सीज का नक्शा बनाएगा। 45 करोड़, ये तो सोचने में ही विशाल लगता है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके विस्तार को समझने में हमारी मदद कर सकता है। खैर, विज्ञान में एक और खबर है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। हाँ, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई है और दुनिया की 6ठी ऐसी वेधशाला है। और भारतीय खगोलविदों ने एक ब्लैक होल भी खोजा है देवस्थल टेलीस्कोप से। हाँ, एक मध्य बढ़ते द्रव्यमान का ब्लैक होल मतलब इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल NGC 4395 गैलेक्सी में। इंटरमीडिएट मास, ये क्यों खास है? क्योंकि ब्लैक होल या तो छोटे होते हैं, तारों के मरने से बने, या फिर बहुत बड़े गैलेक्सी के केंद्र में। इनके बीच के आकार वाले मतलब इंटरमीडिएट वाले कम मिलते हैं। इनका मिलना ये समझने में मदद करता है कि बड़े ब्लैक होल कैसे बनते हैं। अच्छा। तकनीकी विकास में BAEL ने आकाश तीर बनाया है। हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये एक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, मतलब वायु रक्षा प्रणाली को एकीकृत करने में मदद करेगा। और विज्ञान मंत्रालय की भी 2 पहल हैं, बायोसारथी और भारत जेन। हाँ, बायोसारथी बायोटेक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप मतलब मार्गदर्शन देगी और भारत जेन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करेगा, मेकिंग AI इन इंडिया और मेकिंग AI फॉर इंडिया। मतलब भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI बनाना। बिल्कुल, इसी से जुड़ा है सर्वम AI जो भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। तो इनोवेशन पर काफी जोर है। हाँ, बायोटेक और AI भविष्य के क्षेत्र हैं और इनमें भारत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। और स्वास्थ्य से एक अच्छी खबर। हाँ, WHO ने कहा है कि भारत ने ट्रिकोमा को खत्म कर दिया है। हाँ, ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ट्रिकोमा आंखों की बीमारी है ना? हाँ, ये क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से होती है और अंधेपन का एक बड़ा कारण रही है, खासकर गरीब और पिछड़े इलाकों में। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की सफलता दिखाता है। चलिए, अब जरा विज्ञान और तकनीक से हटकर पुरस्कारों और सम्मानों की बात करते हैं। बिल्कुल। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के नोबेल पुरस्कार। हाँ, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकिन को माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला। माइक्रो RNA? हाँ, ये छोटे RNA मॉलिक्यूल होते हैं जो जीन को कंट्रोल करते हैं। इनकी खोज ने बायोलॉजी की समझ बदल दी। अच्छा, और फिजिक्स में? फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग
और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर उनके काम के लिए। मतलब एआई की जो क्रांति हम देख रहे हैं उसकी नींव इन्होंने रखी। हिंटन तो एआई के गॉडफादर माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला है। इन्हें किस लिए? प्रोटीन की संरचना कैसी होगी इसका अनुमान लगाने और नए प्रोटीन डिजाइन करने के लिए। इससे दवाई बनाने में बहुत मदद मिलेगी। डेमिस हसाबिस तो डीप माइंड के भी प्रमुख हैं। हाँ, गूगल की एआई कंपनी। साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र में कौन रहे विजेता? साहित्य का नोबेल दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को मिला है। हान कांग। शांति का नोबेल जापान के संगठन निहोन हेदानाक्यो को मिला है। ये परमाणु बम हमले के पीड़ित, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, उनका संगठन है और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए काम करता है। ऑनसन और जेम्स रॉबिन्सन को इन्होंने इस पर काम किया है कि कैसे देशों के संस्थान, मतलब राजनीतिक और आर्थिक नियम कानून, उनकी तरक्की या गरीबी तय करते हैं। अच्छा, वाई नेशंस फेल किताब शायद इन्हीं की है। हाँ, एसेमोग्लू और रॉबिन्सन की बहुत प्रभावशाली काम है। अब आते हैं फिल्म पुरस्कारों पर। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, बाफ्टा, कान, काफी सारी घोषणाएं हुई हैं। हाँ, फिल्मों की दुनिया में भी हलचल रही। कुछ नाम बार बार आए, जैसे फिल्म एनोरा। इसने 97 ऑस्कर, जो 2025 में होंगे, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके निर्देशक सीन बेकर और अभिनेत्री मिकी मैडिसन को भी ऑस्कर मिला। एनोरा। और एक और फिल्म का नाम आ रहा है, द ब्रूटलिस्ट। हाँ, द ब्रूटलिस्ट भी काफी सफल रही। इसे 82वें गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड मिला और इसके अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी ने ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और 78वें बाफ्टा तीनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वाह, एड्रियन ब्रॉडी के लिए तो बड़ा साल रहा। बिल्कुल। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव रही और 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मेडी और ईरान की फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को मिला। तो काफी विविधता दिख रही है विजेताओं में। हाँ, वैश्विक सिनेमा की झलक मिलती है इन पुरस्कारों से। साहित्य में बुकर पुरस्कारों की बात करें, 2024 का बुकर प्राइज समंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए मिला है। ऑर्बिटल। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज बानो मुश्ताक को उनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। अच्छा, संगीत में ग्रैमी अवार्ड्स 67th ग्रैमी अवार्ड्स में बियॉन्से का एल्बम काउबॉय कार्टर एल्बम ऑफ द ईयर रहा। बियॉन्से का कंट्री एल्बम जी काफी चर्चा में था। हाँ, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों केंड्रिक लैमर के गाने नॉट लाइक अस को मिले। केंड्रिक लैमर। और एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार का भी नाम है, चंद्रिका टंडन। हाँ, चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी मिला है। ये उनकी शायद दूसरी या तीसरी ग्रैमी नॉमिनेशन जीत है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं भारत के अपने सम्मानों पर। भारत रत्न 2024 में 5 हस्तियों को दिया गया। हाँ, 2024 में 5 भारत रत्न दिए गए। कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। इनमें से 4 को मरणोपरांत मिला, अडवाणी जी को छोड़कर। हाँ, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज थे। समाज सेवा, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान। उनके योगदान को सर्वोच्च सम्मान मिला है। एक स्रोत में डॉक्टर थेजो कुमारी अमुडाला को 2025 के भारत रत्न सम्मान का भी उल्लेख है, पर इसकी आधिकारिक पुष्टि देखनी होगी। ठीक है। अब पद्म पुरस्कार, इनकी सूची तो काफी लंबी होती है। 2024 में कितने दिए गए? 2024 में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए। पद्म विभूषण में कुछ प्रमुख नाम? जी, जैसे चिकित्सा में डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, न्यायपालिका से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, कला में कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया, संगीत में वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम और लोक गायिका शारदा सिन्हा जी, जो मरणोपरांत हैं। और पद्म भूषण? पद्म भूषण में हॉकी के दिग्गज गोलकीपर पी.आर. श्रीजैश, दिवंगत गजल गायक पंकज उधास, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, पेंटियम चिप के पिता कहे जाने वाले विनोद धाम, जो अमेरिका में रहते हैं, और सत्रिया नृत्य के गुरु जतिन गोस्वामी जैसे नाम शामिल थे। विनोद धाम, पेंटियम चिप वाले। और पद्मश्री में भी कुछ जाने माने नाम होंगे? हाँ, काफी नाम थे, जैसे क्रिकेटर आर अश्विन, ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, यूएसबी तकनीक विकसित करने वाले अजय वी भट्ट, ये भी अमेरिका में है, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार
चंद्रकांत सोमपुरा और गायक अरिजीत सिंह। ये लिस्ट तो वाकई बहुत विविध है। इसमें कला, खेल, विज्ञान, उद्योग, सामाजिक कार्य सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। और ये भी दिखता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के योगदान को भी भारत सरकार मान्यता दे रही है। सही कहा। अब खेल पुरस्कारों पर आते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। ये 4 खिलाड़ियों को मिला। निशानेबाज मनु भाकर, शतरंज ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह। 4 खिलाड़ी। और अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल 34 खिलाड़ियों को दिए गए। 34? इसमें कुछ प्रमुख नाम? हाँ, जैसे क्रिकेटर मोहम्मद शमी, तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी जिन्होंने बिना हाथों के तीरंदाजी में कमाल किया, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, गुकेश की बहन, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कई सदस्य। शीतल देवी? हाँ, उनकी कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है। और एक पहली महिला घुड़सवार भी हैं। हाँ, दिव्याकृति सिंह। वो घुड़सवारी ड्रेसाज के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये भी महत्वपूर्ण है। और एक लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड भी दिया गया मुलीतकांत राजाराम पेटकर जी को तैराकी के लिए। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में भारत के कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए गए? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई। हिंदी के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए मिला। गगन गिल। और अंग्रेजी में? अंग्रेजी में ईस्टर्न कीरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए, डोगरी में स्वर्गीय चमन अरोड़ा जी को मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 हिंदी के जाने माने कवि विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। हाँ जी। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन के पुरस्कार भी हैं। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी जी को उनके संस्कृत काम के लिए मिला। संस्कृत के लिए। और व्यास सम्मान? 34वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला जी को दिया गया। तो साहित्य में भी काफी सम्मान दिए गए। बिल्कुल। ये सभी पुरस्कार भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देते हैं। कुछ और सम्मान भी हैं जिन पर ध्यान जाता है, जैसे रामसर अवार्ड जयश्री वेंकटेशन को, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड सविता कंसवाल को मरणोपरांत। हाँ, सविता कंसवाल पर्वतारोही थीं। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड है। संगीत कला निधि पुरस्कार टीएम कृष्णा 2024 और आरके श्रीराम कुमार 2025 को, मूर्तिकार रामसुतार जी को महाराष्ट्र भूषण। रामसुतार जी जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। हाँ, वही। और आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला। गोल्डमैन प्राइज, इसे तो ग्रीन नोबेल भी कहते हैं। किस लिए मिला इन्हें? छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को कोयला खनन से बचाने के उनके सफल सामुदायिक अभियान के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अयोध्या राम मंदिर को भी कोई पुरस्कार मिला है? हाँ, वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सीलेंस अवार्ड। अच्छा, तो ये थे कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। अब चलते हैं वैश्विक रैंकिंग और सूचकांकों की ओर। हाँ, ये इंडेक्स बताते हैं कि अलग-अलग पैमानों पर दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि हर इंडेक्स की अपनी मेथोडोलॉजी होती है। बिल्कुल, इन्हें सावधानी से देखना चाहिए। तो 2024-25 में कुछ मुख्य इंडेक्स में भारत कहाँ है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत 40वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत 39वें स्थान पर है। यहाँ भी स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य शक्ति, इसमें भारत 4थे स्थान पर है, अमेरिका पहले पर। और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का, इसमें भारत 38वें स्थान पर था। सिंगापुर इसमें टॉप पर था। तो इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति ठीक नजर आती है। हाँ, प्रतिस्पर्धा, नवाचार, सैन्य शक्ति, लॉजिस्टिक्स, ये मजबूत पक्ष दिखते हैं। लेकिन कुछ और इंडेक्स भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें भारत 96वें स्थान पर है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 115वां स्थान। आइसलैंड सबसे शांत देश है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें रैंकिंग 151 भी है। नॉर्वे टॉप पर है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130वां स्थान। आइसलैंड इसमें भी टॉप पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत 118वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार टॉप पर रहता है। और वैश्विक लैंगिक भेद सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129वां स्थान। यहां भी आइसलैंड टॉप पर है। तो इन क्षेत्रों में काफी सुधार की गुंजाइश दिखती है। हाँ, ये आंकड़े शासन, शांति, नागरिक स्वतंत्रता, मानव विकास,
खुशी और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों को उजागर करते हैं। एक और रिपोर्ट है सिप्री की हथियार ट्रांसफर रिपोर्ट। हाँ, उसके मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। ये आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बीच एक अलग तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अभी भी बाहरी निर्भरता काफी है। तो कुल मिलाकर ये रैंकिंग एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती हैं। कुछ क्षेत्रों में ताकत है तो कई में चुनौतियां भी हैं। सही है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। हाल ही में किन लोगों ने कौन से अहम पद संभाले हैं? पहले भारत सरकार और संस्थानों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अजय सेठ नए वित्त सचिव बने हैं वित्त सचिव, और आरबीआई में पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी हैं। एक स्रोत में संजय मल्होत्रा का नाम आरबीआई गवर्नर के तौर पर था, लेकिन इस पर स्पष्टता चाहिए क्योंकि वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। हाँ, ये जांचना होगा। चुनाव आयोग में भी बदलाव हुए हैं। जी, ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। ठीक है। और एनएचआरसी विधि आयोग जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सीएजी कौन बने? के संजय मूर्ति नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी बने हैं। ये तो हुए कुछ बड़े संवैधानिक और नियामक पद, और भी हैं। हाँ, जैसे अंजू राठी राणा पहली महिला कानून सचिव बनी है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के डीजी, सोनाली मिश्रा आरपीएफ की डीजी, फैज अहमद किदवई डीजीसीए प्रमुख बने हैं, भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ, विपिन कुमार एएआई के अध्यक्ष और पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये नया बना है शायद। हाँ। अब व्यापार, उद्योग और खेल जगत की कुछ नियुक्तियां। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के अध्यक्ष बने हैं सीएस शेट्टी, जो एसबीआई के चेयरमैन भी हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष, रघुराम मेयर भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के सीईओ बने हैं। आईओए के सीईओ। और क्रिकेट में देवाजीत साख्या बीसीसीआई के सचिव बने हैं। और शुभमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल टेस्ट कप्तान। और मीराबाई चानू वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा। टाटा ट्रस्ट के भी नए अध्यक्ष बने हैं। हाँ, नोएल टाटा। तो ये कुछ कॉरपोरेट और खेल जगत की नियुक्तियां थीं। जी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें भारतीय या भारतीय मूल के लोग भी हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। सबसे पहले तो किर्स्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष चुनी गई हैं। किर्स्टी कोवेंट्री, इनकी क्या खास बात है? वो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी। ये एक ऐतिहासिक नियुक्ति है। पहली महिला और पहली अफ्रीकी, ये तो वाकई ऐतिहासिक है। इसी तरह शर्ली 5वें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की महासचिव चुनी गई हैं। वो भी पहली अफ्रीकी महिलाएं इस पद पर। तो वैश्विक नेतृत्व में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। इंटरपोल के नए महासचिव वॉल्डेसी उर्क्वेजा बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना। और संयुक्त राष्ट्र में भी कोई भारतीय हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद UN इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जस्टिस यूजी इवासावा बने हैं। पोप भी नए बने हैं। पहले अमेरिकी पोप। हाँ, पोप लियो 14, जिनका असली नाम कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट है, वो कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बने हैं। और FBI निदेशक काश पटेल। हाँ, भारतीय मूल के काश पटेल को FBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी एक बड़ी नियुक्ति है। और अंतरिक्ष में भी एक भारतीय जा रहे हैं। हाँ, शुभांशु शुक्ला, वो नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद। हाँ, राकेश शर्मा सोवियत मिशन से गए थे, ये नासा के मिशन से जाने वाले पहले होंगे। तो ये नियुक्तियां वैश्विक स्तर पर काफी कुछ दर्शाती हैं। बदलता नेतृत्व, महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों का बढ़ता प्रतिनिधित्व और भारतीयों का वैश्विक प्रभाव। बिल्कुल, ये वैश्विक शासन, खेल, न्याय और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भी महत्वपूर्ण बदलावों और उपलब्धियों का संकेत है। तो आज हमने काफी सारे विषयों को छुआ। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक,
पुरस्कारों की चमक से लेकर रैंकिंग के आईने तक और नई जिम्मेदारियों तक। क्या लगता है, इन सब बातों का सार क्या निकलता है? देखा जाए तो सार यही लगता है कि भारत कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है, विज्ञान और तकनीक में अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो दिख रहा है। ISRO, DRDO के कामों से वो चुनौतियां भी दिखाती हैं। हाँ, वही मैं कह रही थी। ये एक मिली-जुली तस्वीर है। रैंकिंग बताती हैं कि अभी भी शासन, सामाजिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में बहुत काम बाकी है। तो ताकत भी है और चुनौतियां भी। ये सब देखकर एक सवाल आता है मन में। ये जो अलग-अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, अंतरिक्ष में जाना, सुपर कंप्यूटर बनाना, वैश्विक नेता बनना, गहरे समुद्र में उतरना, ये सब व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? ये सब मिलकर भारत की कहानी को किस तरफ ले जा रही हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये सारे प्रयास वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक, क्या ये सब मिलकर एक दिशा में जा रहे हैं? क्या ये उस बड़े लक्ष्य जैसे एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर ले जा रहे हैं? और इस पूरी यात्रा के मायने क्या हैं? सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और रणनीतिक तौर पर भी। हाँ, शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। सोचने के लिए एक बिंदु। बिल्कुल। तो इस जानकारी भरी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।